आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय गांव के लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला हर जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर यानी कि झुंड बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी या फिर जैसा कि मैंने कहा घोड़ा गाड़ी पर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते हैं और उधर से कुदाल, हंसुआ, हत्था, पानी उछलने का साधन, कूड़ी, खेत में सिंचाई का काम करने वाला बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब इत्यादि से पानी निकाला जाता है आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही और भी सामान खरीदते हैं और साथ ही असौनी के साथ ही बांस की बनी हुई अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चे के लिए लकड़ी से बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना कभी नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते हैं, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गई है और साथ ही ये परंपरा बहुत दूर हो गई है, जैसे अब ख़त्म ही होने वाली है। पर उस समय के मेलों की अपनी ही खासियतें होती हुआ करती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी खास जगह पर लगने वाले मेले का इंतज़ार करते थे। बात उस समय की है जब मेरे गांव से ही कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय था और आसमान चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लदे हुए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरघुरिया रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक गढ़ई पड़ी। वो लोग गढ़ई पार किए, पर देखते हैं कि घूम फिर कर वो लोग वापस से उसी गढ़ई पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ ये घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही ये सब भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उस गोल यानी कि उस झुंड के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सत्तू बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सत्तू वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें भुलौना भूत ने नहीं भटकाया। खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें बस जांघ भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गांव का आदमी इसको पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रही थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास ही में कोई मल्लाह या फिर कोई नाव भी नजर नहीं आ रहा था। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने का इंतजार में वहीं पर बैठे बैठे ऊँधने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर की दूरी पर है
और वैसी ही पतली की पतली ही दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूल कर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते हुए नजर आ रहे थे। तो इन्हें नदी में पानी का आभास हो गया, पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस कोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो पता चल जाता कि नदी का पाट ना बढ़कर ये सरसों का खेत है। खैर, उस समय भुलौना भूत की ऐसी हरकतें लोगों को परेशान किया करते थे, तो ये कोई नई बात नहीं थी। खैर, सुबह होते ही ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस एक दूसरा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वो लोग इस बगीचे में अंदर घुसे, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गए थे। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ लिया, इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है क्या? तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर अपना काम पर लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा सा कुआं था और पास ही में देवी का एक छोटा सा स्थान भी था। ये बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला हुआ था। दिन में भी पूरा अंधेरे का साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून किया और आटा आदि सान कर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार होना था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर लकीरें यानी कि मशाल भी जल उठी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने के लिए निकले तो उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव ज्वार का कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था। उन्हें बहुत ही ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल और भी है जो गांव के बहुत से मेलों में घूमने जाया करते थे। कोई गोल गांव से पहले चला जाता तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं देना, ये ताज्जुब की बात थी। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी कुछ अजीब सी थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ने को कहा। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस चुके हैं। उनका ये कहना था, ये मेला अपना नहीं है, ये भूतों का मेला है और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो जान का खतरा बन सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे सब इनके पीछे हो लिए। अपने उनके हाव भाव के साथ ही साथ उनके आकार प्रकार भी बिल्कुल बदलने लगे। अब वो अपने असली रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी उन्होंने चालू कर दी थी। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने उन लोगों से कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, पीछे बिल्कुल भी मत देखना, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का स्थान है वहाँ पहुँचकर देवी के चरणों के पास बैठ जाओ। खैर, अब उन भूतों ने और भी डरावनी हरकतें करना शुरू कर दी थी। पेड़ों की डालियाँ तोड़नी भी अपने आप ही शुरू हो गए थे और अजीबोगरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं के पास पहुंचते ही वहां बने देवी के स्थान के पास चप्पल और निकालकर देवी माँ से गुहार करने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई।
अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रहे थे। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर देवी स्थान के पास झुक गए। सबकी आंखें बंद थी और वो बस देवी माँ से अपनी जान की गुहार लगा रहे थे। वो सारे भूत भी आसपास जमा हो गए और कोई भी उस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से ही इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर पड़ी और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की एक बहुत ही समुद्र आवाज गूंज उठी। उठो, यहाँ क्यों पड़े हो? उठो, मेला तो उस बगीचे में लगा है। इसके बाद मेरे गांव के लोगों के जैसे जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना अपना सामान समेटो और बिना देरी किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वो लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वो रोशनी अब गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि लगभग रात काफ़ी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। ज्यों ही हमारे गांव के लोग उस मेले में प्रवेश किए, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेशर काका मिल गए। फिर रमेशर काका मेरे गांव के इस कोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य कोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकल गए। दरअसल डेरा बनाने से ये फायदा होता कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान और खरीदा करते थे। सामान भी यहीं लाद कर रखकर फिर मेले में चले जाते हैं, और अगर किसी को खाना पीना भी होता तो यहीं डेरे पर ही आ जाता था। ये मेला महीनों तक चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन हमेशा से उसी बगीचे में करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उस बगीचे में बहुत सारे भूतों ने अपना डेरा जमा लिया। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई नहीं जाना चाहता। उस बगीचे में भूत काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें तो भूतों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बगीचे में एक देवी माँ का स्थान है और कुआं भी है। हम लोग देवी माँ के पास ही रात भर बैठे रहें और उसके बाद ही हम लोग वहाँ से निकलें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रूम से भागम भाग मचाकर मैं जब बस स्टैंड पहुंचा तो मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी, क्योंकि बस स्टैंड पहुंचकर मुझे पता चला कि आज सारी बसें स्ट्राइक पर हैं। अब मैं गांव कैसे पहुंचूं, यही सवाल मेरे जहन में इधर से उधर घूमे जा रहा था। तब रात के 8 बज रहे थे। इतनी रात गए कोई ऑटो भी नहीं मिलेगी जिसे रिजर्व करके मैं गांव जा सकूं। निराश होकर मैं बस स्टैंड से बाहर निकला और अपने जेब से फ़ोन निकालकर घर पर कॉल करके भैया से कहा, भैया लग नहीं रहा कि आज मैं गांव आ पाऊंगा, बस की स्ट्राइक है आज। मैं फिर भी देखता हूं, अगर कुछ जुगाड़ हुआ तो कॉल करके बता दूंगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और पास ही में एक बंद दुकान के चबूतरे पर बैठ गया। सोचने लगा कि क्या करूं।
अभी मैं कोई रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी बाईं ओर से एक माल ढोने वाली टेम्पो ठीक मेरे पास आकर रुकी और टेम्पो के अंदर से आवाज आई, अरे सुमित, तू यहाँ पर क्यों बैठा है ऐसे? मैंने उस आवाज की ओर टेम्पो के ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो वो सलीम काका थे। सलीम काका मेरे गांव के बगल वाले गांव में रहते हैं और अपनी इस टेम्पो में माल ढोने का काम करते हैं। मैंने सलीम काका को अपनी सारी दुविधा बताई। सारी कथा सुन सलीम काका बोले, मैं यहाँ माल लेकर आया था, अब घर जा रहा हूँ, चल तुझे जितना दूर हो पाएगा छोड़ दूंगा। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तुरंत सलीम काका की टेम्पो में सवार हो गया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। तब रात के यहीं कोई 8:30 बज रहे होंगे। रास्ते पर हमारी टेम्पो के अलावा और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से दिसंबर का महीना होने की वजह से ठंड भी काफी थी। रास्ते पर कोहरा ही कोहरा था, जिसके बीच गाड़ी चलाने में बेशक सलीम काका को तकलीफ हो रही होगी। इसी बीच मुझे याद आया कि घर पर फोन कर देना चाहिए। ये सोचकर मैंने मोबाइल निकाला, मगर पता नहीं तभी मुझे क्या सूझा। मैंने सोचा घर पर सबको ना बताकर सरप्राइज दूंगा और मैंने मोबाइल को वापस अपनी जेब में डाल लिया। शहर से मेरा गांव तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर होगा। समय की बात करें तो 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे पहुंचने में। ऊपर से टेम्पो जिस रफ्तार से चल रही थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि वक्त और भी ज्यादा लग सकता है। इसी दौरान मेरी नजर गुमसुम से गाड़ी चला रहे सलीम काका पर गई। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वो किसी बात को लेकर दुखी हों, जिस पर मैंने काका से कहा, क्या बात है काका, सब ठीक है ना? काका ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उनका ध्यान टूटा हो और फिर बोले, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस घर परिवार की थोड़ी चिंता है, पता नहीं सब कैसे होगा। काका की बातों में एक अजीब सा दर्द था। खैर, लगभग 2 घंटा जैसा सफर तय करने के बाद टेम्पो अब मेरी मंजिल के थोड़ा नजदीक पहुंच चुकी थी। रात भी काफी हो चुकी थी। मेरे गांव और सलीम काका के गांव वाले मोड़ के पास मैंने काका को टेम्पो रोकने के लिए कहा, जिस पर काका बोले, अरे बेटा मैं घर तक छोड़ देता हूँ, फिर चला जाऊंगा अपने घर। मगर मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने सलीम काका को कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। जिसके बाद सलीम काका अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस मोड़ पर से मेरा गांव यहीं कोई 2-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। क्योंकि वो एक गांव का रास्ता था तो जाहिर सी बात है इतनी रात के रास्ते पर कोई नहीं होगा। मैं अकेला ही धुन में आगे बढ़े जा रहा था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और गहरी होती जा रही थी। उस जंगल से घिरे रास्ते पर सांपों का डर मुझे बचपन से था। एक बार तो बचपन में मैं सांप के ऊपर चढ़ते चढ़ते बचा था। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा। मोबाइल की फ्लैशलाइट ही उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया थी। बाकी ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी सही से जमीन पर पहुंच पा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के दाईं ओर सामने वाली झाड़ियों में मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मैं ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया। शीत की एक ठंडी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। माँ ने फोन पर बताया था कि आजकल गांव में शियारों का बड़ा आतंक है। मैं कुछ देर अपनी जगह पर ही रुका रहा, मगर जब वो हलचल बंद हो गई तो मैं जल्दी से वहां से आगे बढ़ गया और तेजी से कदम चलाकर गांव की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ा ही था
कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई लड़की खड़ी नजर आई। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात गए ये लड़की इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। खैर, चूंकि वो लड़की आगे की तरफ मुंह करके खड़ी थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। लिहाजा मैं चलते हुए उस लड़की के पास गया तो पता चला कि वो लड़की नीलू है। नीलू हमारे गांव में रहने वाले सुमेसर चाचा की लड़की। तभी मैंने नीलू से कहा, अरे नीलू, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मगर नीलू कुछ नहीं बोली और उसी तरह से एक टकटकी बांधे सामने की तरफ देखती रही। मैंने दोबारा कहा, अरे क्या हुआ, घर वालों ने निकाल दिया क्या? मगर इस पर भी नीलू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मगर तभी नीलू ने चलना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, वो रास्ते पर ना चलकर रास्ते के नीचे जंगलों की ओर जाने लगी। मुझे कुछ अजीब लगा, लिहाजा मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं नीलू को आवाज दिए जा रहा था, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस घने जंगल में आखिर नीलू कहाँ जा रही है? मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? इसी तरह के हजारों सवाल उस वक्त मेरे जहन में उमड़ रहे थे। चलते चलते अब हम लोग जंगल में काफी अंदर आ चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की जा कहाँ रही है और मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक नीलू गांव के पुराने तालाब के पास जाकर खड़ी हो गई। उस पुराने तालाब के पास में नीलू को खड़ा देख मेरे जहन में एक बत्ती सी जल उठी। मेरे पूरे जिस्म में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मैंने ना आव देखा ना ताव, सीधे दौड़ते हुए घर की ओर भागने लगा। दरअसल नीलू को मरे आज 3 दिन हो चुके हैं। उस तालाब को देखकर ही मुझे ये बात याद आई। दरअसल नीलू के ससुराल में उसके ऊपर काफी जुल्म किया जाता था। उसका पति शराब पीकर उसे रोज मारता था, इसलिए नीलू यहाँ अपने मायके आ गई थी और उसने एक रात इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे जहन में ये बात उतर सी गई थी। खैर, मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा। घर पर मैंने सबको यह बात बताई तो सब लोग काफी डर गए और माँ ने कहा, तुझे एक बार फोन कर देना चाहिए था कि मैं आ रहा हूं, तेरा भाई तुझे लेने आ जाता। पर बेटा तू आया कैसे? बस तो बंद थी। इस पर मैंने कहा, मैं वो सलीम काका है ना बगल वाले गांव के, मैं उनकी टेम्पो में आया। इस पर मेरे भाई ने मुझे एक बार घूरते हुए कहा, क्या सलीम काका? पर यह कैसे हो सकता है? वो तो 5 दिन पहले ही मर चुके हैं। उनकी टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।